गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ने जा रहे हैं। यदि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना पूर्व के असहयोग आंदोलन से करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि असहयोग आंदोलन जहां डोमिनियन स्टेटस अर्थात औपनिवेशिक स्वराज्य के मुद्दे व लक्ष्य को लेकर आरंभ किया गया था, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण स्वराज्य के मुद्दे को लेकर आरंभ किया गया था। यदि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अपना लिया गया था तथा लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत ही यह सुनिश्चित किया गया था कि गांधी जी एक अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के पूर्व गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष कुछ मांगों को रखा, जिसे 14 गांधी जी के 11 सूत्री मांग भी कहते हैं। किंतु लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी जी के मांगों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। अतः गांधी जी असंतुष्ट होकर अखिल भारतीय स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के क्रम में गांधी जी ने रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोगों से संवाद भी कायम किया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी तट पर पहुंचकर नमक बनाकर ब्रिटिश औपनिवेशिक नमक कानून का उल्लंघन कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कर दिया। अब यह प्रश्न उठता है कि गांधी जी ने नमक के मुद्दे को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ क्यों किया। नमक का मुद्दा न केवल भारतीय बुद्धिजीवी के लिए स्वाभिमान का मुद्दा था, बल्कि सामान्य जन के लिए यह एक आर्थिक मसला भी था। नमक के मुद्दे को उठाकर गांधी जी इस आंदोलन में भारत के करोड़ों चूल्हे को इस आंदोलन में शामिल करना चाहते थे। यही कारण है कि गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत नमक के मुद्दे से की। यदि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को देखते हैं तो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के कई कार्यक्रम निर्धारित किए, जैसे कि तटीय क्षेत्र में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, रैयतवाड़ी क्षेत्र में कर रोको आंदोलन करना व जमींदारी क्षेत्र में चौकीदारी कर न देने हेतु आंदोलन करना, नशीले पदार्थ अर्थात शराब की दुकान पर धरना व प्रदर्शन करना, विदेशी वस्तुओं विशेषकर विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर उनकी होलिका जलाना, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक हड़ताल व प्रदर्शन का आयोजन करना, ब्रिटिश कानूनी अदालत, विद्यालयों, विधानमंडल के चुनावों, सरकारी समारोह का बहिष्कार भी इस आंदोलन के कार्यक्रम
में शामिल थे। गांधी जी ने लोगों से यह कहा कि यदि संभव हो तो भारतीय सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दे तथा नागरिक सेवा, सैन्य सेवा व पुलिस सेवा में शामिल न हो। गांधी, यदि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रगति के देखते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण भारत में फैला। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ने अपने खुदाई खिदमतगारों स्वयंसेवकों के साथ इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं उत्तर पूर्व के मणिपुर में नागा लोगों ने युवा नागा महिला रानी गेडेनल्यू के नेतृत्व में इस आंदोलन में शामिल हुए। जनजातीय क्षेत्र विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का जो अभी क्षेत्र उसे उस समय मध्य प्रांत कहा जाता था। मध्य प्रांत में बड़े पैमाने में वन कानूनों का जनजातीय लोगों ने उल्लंघन किया। दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तटीय क्षेत्रों में, मतलब समुद्र के तटीय क्षेत्रों में नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। मालाबार तट तथा आंध्र प्रदेश के समुद्री तट में व्यापक मात्रा में लोगों ने नमक बनाया। गुजरात के बारदोली व भड़ोच में कर ना देने संबंधी आंदोलन चलाए गए। वहीं बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध व्यापक आंदोलन किया गया। यदि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के वर्गीय आधार को देखते हैं तथा इसकी तुलना असहयोग आंदोलन से करते हैं तो इस आंदोलन के क्रम में हमें सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन के समान हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई नहीं पड़ती है, किंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन में पूर्व आंदोलन के ही भांति महिलाएं, छात्र, किसान ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी ली। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह है कि इस आंदोलन में व्यावसायिक गुटों की बड़ी भूमिका रही। इस आंदोलन में व्यावसायिक गुटों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली, क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कालक्रम है वही विश्वव्यापी मंदी का भी काल है। यही कारण है कि भारत के व्यावसायिक गुट ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेपवादी नीति से परेशान होकर इस आंदोलन में भाग लिया। भारतीय पूंजीपति वर्ग दो मुद्दों पर विशेष रूप से आपत्ति थी। प्रथम, पाउंड व रुपये के विनिमय दर को लेकर, व दूसरा साम्राज्यिक वरीयता अर्थात तटकर व जहाज रानी कानून को लेकर उन्हें भारत पूंजीपति वर्गों में असंतोष व्याप्त था। आंदोलन के क्रम में ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी थी और उसकी रिपोर्ट पर विचार अर्थात साइमन कमीशन रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने हेतु लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। यही कारण है कि यह सम्मेलन पूर्णतः असफल रहा। ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि कांग्रेस इस सम्मेलन में भागीदारी ले,
अतः तेज बहादुर सप्रू व जयकार के मध्यस्थता के फलस्वरूप गांधी व इरविन के मध्य समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट में यह निश्चित किया गया कि अर्थात उसके प्रावधान यह थे कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, वहीं सरकार ने राजनीतिक कैदी जो हिंसात्मक घटनाओं में शामिल नहीं थे उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं आंदोलन के क्रम में जब्त संपत्ति जिन्हें तीसरे पार्टी को नहीं बेची गई थी उन्हें वापस दे दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने यह भी कहा कि तटीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार नमक बना सकते थे, अर्थात सीमित रूप में नमक कानून में कुछ संशोधन किया गया। वहीं गांधी इरविन पैक्ट में यह भी निश्चित किया गया कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से शराब की दुकानों पर धरना व प्रदर्शन कर सकते थे। गांधी इरविन पैक्ट को लेकर के युवा कांग्रेसी नेता, छात्र व किसानों के मध्य रोष था। उनका मानना था कि गांधी जी ने आंदोलन के चरमोत्कर्ष पर ही इस आंदोलन को वापस ले लिया। खुद जवाहरलाल नेहरू ने भी गांधी इरविन पैक्ट की आलोचना की। अब यह सवाल उठता है कि गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता करने हेतु क्यों राजी हुए। तो इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि गांधी जी को इस समय व्यावसायिक गुटों के दबाव का भी सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि व्यावसायिक वर्ग लंबे समय तक आंदोलन से परहेज करते थे तथा संवैधानिकता का दरवाजा खुला रखना चाहते थे। दूसरा, गांधी जी का यह भी मानना था कि यदि आंदोलन लंबे समय तक चलता तो संभवतः सरकार द्वारा दंडात्मक अर्थात कठोर नीति का अनुपालन किया जाता, जिससे आंदोलन स्वतः स्थिर हो जाती। गांधी इरविन पैक्ट के पश्चात गांधी जी लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु गए। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल गांधी जी ने ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, किंतु द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को काफी निराशा हाथ लगी, क्योंकि इस सम्मेलन में संवैधानिक मुद्दा गौण हो गया, संवैधानिक सुधार का मुद्दा पूर्णतः गौण हो गया तथा सांप्रदायिकता का मुद्दा उभर कर सामने आया। अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग करना शुरू कर दी। अतः गांधी जी निराश होकर लंदन से वापस आए, किंतु लंदन से जब गांधी जी भारत आए तो भारत की परिदृश्य पूर्णतः बदल चुकी थी। अब लॉर्ड इरविन के स्थान पर अनुदारवादी वायसराय वेलिंगटन भारत आ चुका था। जब गांधी जी ने वेलिंगटन से साक्षात्कार अर्थात मिलने की बात कही तो वेलिंगटन ने उनके गांधी जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अतः गांधी जी ने पुनः जनवरी 1932 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में
एक बार फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया, किंतु इस समय सरकार सचेत थी और आंदोलन के आरंभिक दौर में ही प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया तथा कई अध्यादेश लाए जिसमें कांग्रेस को गैर सरकारी अर्थात गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। दमन के इस चक्र में ही लंदन अर्थात रेमजे मैकडोनाल्ड की सरकार ने एक सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इस पंचाट के अंतर्गत मुस्लिम, सिख व ईसाई के समान अब दलितों को भी अल्पसंख्यक करार दिया गया तथा दलित वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा की गई। गांधी जी ने इस सांप्रदायिक पंचाट की घोर आलोचना की तथा ब्रिटिश सरकार की इस नीति को बांटो और राज करो की नीति कही तथा इसे भारत के विखंडीकरण की एक नीति भी कहा। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा के पश्चात गांधी जी पुणे के यरवदा जेल में आमरण उपवास करने लगे, किंतु मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता भी कहा जाता है। पूना समझौते के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की जगह संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। बदले में केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सीटों की संख्या लगभग 18% बढ़ा दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटों को आरक्षित कर दिया गया, जबकि सांप्रदायिक पंचाट अर्थात अधिनिर्णयन में दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडल में केवल 71 सीट ही आरक्षित थी। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा के पश्चात व पुणे पैक्ट के पश्चात गांधी जी पुनः रचनात्मक कार्य में लग गए तथा उन्हें रचनात्मक कार्य का एक नया मुद्दा मिल गया, वह था हरिजन उद्धार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक कार्य किए तथा लोगों के मध्य जातिवादी मानसिकता को परिवर्तन करने हेतु भी प्रयास किए। दलितों को मंदिर, सार्वजनिक कुएं व सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश करवाया। इस प्रकार देखते हैं कि गांधी जी अब पुनः आंदोलन के स्थान पर रचनात्मक कार्यक्रम की ओर मुड़ गए। मई 1933 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया तथा अप्रैल 1934 में इसे घोषित रूप से पुनः वापस ले लिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत का एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था जो पूर्ण स्वराज के मुद्दे में प्रारंभ हुआ। यद्यपि यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा, किंतु इस आंदोलन के मध्य विभिन्न वर्गों में राष्ट्रवादी चेतना आई व विशेषकर निम्न वर्ग अर्थात किसानों व आदिवासी समूहों के मध्य राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार हुआ तथा अब
डोमिनियन स्टेटस की बात ना करके पूर्ण स्वराज की बात की जाने लगी। थैंक यू।